अदिति श्रीवास्तव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट लखनऊ। आप सभी का डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के टॉपिक की जो विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास के एक प्रकरण व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है व्यक्तित्व और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को समझना। व्यक्तित्व को समझने से पहले आत्म की अवधारणा को समझना आवश्यक है, तो इसके लिए उससे संबंधित भी कुछ पक्षों को समझना जरूरी है। उसके बाद हम व्यक्तित्व और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आत्म से। आत्म और व्यक्तित्व जो हैं दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। आत्म एवं व्यक्तित्व का अध्ययन हमें स्वयं को और दूसरों को समझने में सहायक होता है और साथ ही साथ अपने अस्तित्व को समझने में सहायक होता है। हम कैसे दूसरों से अलग हैं, कैसे हम यूनिक हैं, हम किस प्रकार अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम कहते हैं कि हम सेल्फ और पर्सनालिटी इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आत्म के संप्रत्यय से, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमारे मन में अक्सर बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, जीवन में हमारा क्या रोल है, कैसे हम दूसरों से अलग हैं, ऐसा क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, यानी कि हम सभी की एक यूनिकनेस या इंडिविजुअलिटी होती है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हमारे मन में उठते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें एक आइडिया होता है अपने सेल्फ के बारे में। जब एक नवजात शिशु होता है तो उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पर्यावरण के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जैसे घर पे माता पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है, इससे धीरे धीरे उसके सेल्फ का फॉर्मेशन होता है। आत्म से हम कह सकते हैं, इससे तात्पर्य है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता। यानी किसी भी व्यक्ति के कुछ न जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं खुद को लेके, जो हमारे मन में आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम किस प्रकार से सोचते हैं और हमारे जो इमोशंस हैं किस प्रकार से उन्हें व्यक्त करते हैं, उन सभी का एक समग्र रूप आत्म या सेल्फ है। सेल्फ आत्म के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक पर्सनल सेल्फ या व्यक्तिगत आत्म और दूसरा है सोशल सेल्फ यानी सामाजिक आत्म। व्यक्तिगत सेल्फ की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं मेनली बायोलॉजिकल सेल्फ की। जैसे कोई भी व्यक्ति कैसा है, लंबा है, छोटा है, रूप रंग कैसा है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या बहुत अच्छा डांस करता हूँ, तो ये जितने भी पक्ष हैं वो उस व्यक्ति से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्सनल फ्रीडम की या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल कंफर्ट्स, हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व से, इस हमारे व्यक्ति से जो है वो डायरेक्टली जुड़ी होती है एक व्यक्ति से। इसीलिए हम इसे कहते हैं पर्सनल सेल्फ। दूसरा एस्पेक्ट है सोशल सेल्फ। हमारे जीवन में दूसरों के साथ जुड़े पहलू, जैसे कोऑपरेशन, यूनिटी, त्याग है, सपोर्ट है, शेयरिंग है। जैसे हम कहते हैं कि मेरा एक अलग अस्तित्व है किसी भी व्यक्ति का, तो कभी ना कभी लाइफ में धीरे धीरे हम फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो जब तक हम दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ मैं कितनी फ्रेंडली हूँ या वो पर्सन कितना फ्रेंडली है। तो यानी दूसरों के साथ जो जुड़े पहलू हैं, कैसे हम मिलकर साथ में काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, और जो त्याग की भावना है, ये सब हमारे सोशल सेल्फ को जन्म देता है। सोशल सेल्फ फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को महत्व देता है, जबकि पर्सनल सेल्फ है वो हमारी पर्सनल सेल्फ को इम्पोर्टेंस देता है। अब हम आत्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आत्म संप्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम सभी जीवन में अपने बारे में खुद को लेके कुछ ना कुछ सोचते हैं,
खुद को लेके हमारे मन में कुछ विचार होते हैं, हम कैसे अपने आप को देखते हैं या कैसे अपना प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में हमें जो ज्ञान होता है, उसके बारे में हम जो सोचते हैं, इस सभी को हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट या इसे कभी-कभी आत्मधारणा भी कहते हैं। हम सभी का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी राइटिंग एबिलिटी या लेखन कौशल बहुत अच्छे हैं, पर हो सकता है उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी पुअर हो, तो उसका अपनी राइटिंग एबिलिटी को लेके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है, और उसका मैथमेटिक्स में जैसे वो कमज़ोर है, उसको लेके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव है। अगला बिंदु है आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम। हम अपनी मूल्य या वर्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का निर्णय करते हैं, उसका आकलन करते हैं जीवन में, कि हम कैसे हैं, किस काम में कितने अच्छे हैं, या क्या काम है जो हम अच्छे से नहीं कर पाते। व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह मूल्य निर्णय सेल्फ एस्टीम कहलाता है, या वैल्यू जजमेंट। सेल्फ एस्टीम भी हाई और लो दोनों प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं वो एक हीन भावना से ग्रसित हो सकता है, या उसमें एक प्रकार का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो लो सेल्फ एस्टीम उसके अंदर आ जाता है। अगर कोई बच्चा अपने फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एकेडमिकली बहुत कॉम्पिटेंट है, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है, वो जीवन में हाई होता है। और ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों में हाई सोशल सेल्फ एस्टीम होता है, वो कहीं न कहीं अपने फ्रेंड्स के द्वारा जो है उसमें ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और जिन बच्चों का अचीवमेंट जो कॉम्पिटेंस है, वो जो है वो उसके हाई सेल्फ एस्टीम से जुड़ा है। अगर सेल्फ एस्टीम खुद को लेके हाई होगा, तो एकेडमिकली भी वो बच्चे अपना पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा आत्म की अवधारणा को, आत्म के दो प्रकार, आत्म संप्रत्यय और आत्म सम्मान। अब हम आगे हमारे मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। इस तरह के शब्द हमारे सामने अक्सर आते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि हमने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, आउटस्पोकन है। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे भी शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, किसी एक्टर को, कि मान लीजिए उसका फिज़ीक बहुत अच्छा है, या इस पर्सन का बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा है, बहुत गुड लुकिंग है। तो कहीं न कहीं वो एक सतही रूप से हमें उसका इम्प्रेशन देता है, या एक सुपरफिशियल इम्प्रेशन या एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो पर्सनैलिटी वर्ड है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा। पुराने समय में रोमन काल में थिएटर में लोग मास्क का यूज़ करते थे अपना फेस मेकअप के लिए या रोल चेंज करने के लिए। जब वो अपना रोल चेंज करते थे तो एक मुखौटा पहन लेते थे। पर ऐसा नहीं है कि मुखौटा बदलने के बाद वो एक्टर जो रोल कर रहा है, उसके अंदर में वैसे ही गुण विकसित हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये व्यक्तित्व को लेके एक सतही अवधारणा है। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन रूप से, बहुत ही पॉपुलर टर्म है पर्सनैलिटी, और अलग-अलग शब्दों के द्वारा हम लोगों को संबोधित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शांत है, शाय है, बोल्ड या कॉन्फिडेंट है, कोई बहुत चंचल है, गंभीर, गुस्सैल, फ्रेंडली। अगर देखा जाए तो हम किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है, हम क्या सोचकर करते हैं। कहीं न कहीं अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, यानी उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके एक्शन या बिहेवियर में हमें वो गुस्सापन जो उसका है, वो दिखता है। या कोई व्यक्ति बहुत बोल्ड है, तो कहीं न कहीं लाइफ में बहुत बोल्ड डिसीजंस लेता है। बोल्ड उसका जो बिहेवियर है, उसका प्रकृति या उसका आचरण जो है, वैसा एक बोल्ड हो चुका होता है।
और अगर हम जैसे बात करें कि कोई व्यक्ति बहुत फ्रेंडली है, तो हम देखते हैं कि अधिकतर परिस्थितियों में वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है, यानी कि उसके अंदर वो जो प्रकृति या वो क्वालिटी है, वो अधिकतर और लंबे समय तक व्यक्ति में बनी रहती है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि बिहेवियर में चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग समय पे हमारे सामने आती हैं। तो व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं और विशेषताओं की संगठित इकाई ही व्यक्तित्व है। इसके अलावा इंग्लिश में भी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। Unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time। इस परिभाषा पे अगर हम गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो क्वालिटीज़ हैं किसी व्यक्ति में, वो यूनिक है, यानी कि दूसरों से अलग हैं और रिलेटिवली स्टेबल हैं, लगभग स्थायी हैं। उस व्यक्ति में ये जो क्वालिटीज़ हैं वो लगभग स्थायी रूप से बनी हुई हैं और ये हमें अलग अलग सिचुएशंस पे एक लंबे समय तक उसके अंदर ये हमें क्वालिटीज़ दिखती हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस अक्रॉस टाइम पीरियड्स। बार बार ये बात आ रही है कि व्यक्ति का जो वो बिहेवियर है, जो सोच विचार थॉट्स हैं, उसका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ये स्टेबल और एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी पर्सन की। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार एवं उसकी गतिविधियों द्वारा होती है। यह हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति में आंतरिक वह बाह्य जितनी भी योग्यताएं, विशेषताएं हैं, उन सब का समन्वित या संगठित रूप है। हम ये भी कह सकते हैं कि गुणों, लक्षणों, क्षमताओं या विशेषताओं की एक संगठित इकाई व्यक्तित्व है। अच्छा, व्यक्तित्व के संबंध में हमारे कुछ गलत अवधारणाएं भी बन जाती हैं हमारे मन में, उसको भी जानना ज़रूरी है। अक्सर होता है कि हम किसी व्यक्ति की डील डॉल, स्वास्थ्य, रूप रंग या हम कह लें व्यक्ति के ड्रेसिंग सेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के उसके बारे में हम कुछ अनुमान लगाने लगते हैं। कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव के पृष्ठभूमि का है, तो हम कहीं ना कहीं उसे गंवारू इस शब्द के द्वारा एक लेबल लगा देते हैं, जबकि देखा जाए तो ये अनुचित है। अगर व्यक्ति वो भाषा बोल रहा है जो उसके गांव में बोली जाती है, जो उसकी मातृभाषा है, तो इसमें उसका मजाक बनाना या उसे उपेक्षा से के भाव से देखना जो है वो गलत होगा। दूसरा है व्यक्तित्व चरित्र या नैतिकता के पर्यायवाची के रूप में कभी कभी इसे ले लिया जाता है। हम सभी में गुण और अवगुण, सभी प्रकार के गुण और अवगुण होते हैं। चरित्र का संबंध नैतिकता व आचार संहिता से है, परंतु व्यक्तित्व में बहुत से अन्य पक्ष जो होते हैं वो समाहित होते हैं। तो सापेक्ष रूप से ये जो स्थिर गुण हैं जो व्यक्ति में बने हुए हैं, इनको हमने कहा कि ये व्यक्तित्व है। अब हम आते हैं अगली एक परिभाषा पे। यह व्यक्तित्व की एक सर्वमान्य परिभाषा कही जाती है, जिसकी चर्चा किए बिना व्यक्तित्व ये जो टॉपिक है वो अधूरा है। गॉर्डन ऑलपोर्ट नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन दी है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of that psychophysical system that determines his unique adjustment to his environment। इस परिभाषा को अगर हम हिंदी में देखें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं के गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब अगर आप नोटिस करें तो इस परिभाषा में 3 बातों पर बल दिया गया है। पहला तो है मनोशारीरिक गुणों का संगठन, दूसरा गत्यात्मक संगठन और तीसरा वातावरण के साथ व्यक्ति का अपूर्व समायोजन। यहाँ पे मनोशारीरिक गुणों के संगठन से तात्पर्य है
व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं, जैसे इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, और व्यक्ति के इसमें शारीरिक गुणों के बारे में भी बात की गई है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिक कैसा है। दूसरी बात है गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व जो है वो गतिशील है। जो गुण है वो विशेष परिस्थितियों में समय के साथ जो है वो बदल सकते हैं। फिर तीसरा है एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वातावरण के साथ व्यक्ति कितना अच्छे से समायोजन अपना बिठाता है। ये भी व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी कि व्यक्तित्व ये जो विषय है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। पर्सनालिटी में पर्सनालिटी साइकोलॉजी ही अपने आप में एक अलग पेपर है। इसीलिए व्यक्तित्व को एक छोटे से लेक्चर में इसको समेट पाना संभव नहीं है। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर व्यक्तित्व के अनेकों प्रकार बताए हैं। उसमें से एक सर्वमान्य एक हम कह सकते हैं जो प्रकार है, जो डे टू डे लाइफ में जो बहुत प्रचलित है, वो है मनोवैज्ञानिक कार्य के अनुसार। इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अक्सर होता है कि वो कम बोलते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते, एकांत प्रिय होते हैं, शाय हैं, बोलने में घबराते हैं, चिंतनशील होते हैं। ऐसा पाया गया है अधिकतर ऐसे व्यक्ति लेखक या फिलोसोफर या दार्शनिक ऐसे एरियाज में जाते हैं या ऐसे फील्ड्स को चुनते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिन व्यक्तियों की होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत सोशल यानी सामाजिक होते हैं। उन्हें दूसरों से मिलना, बातचीत करना बहुत पसंद होता है और वो अलग अलग परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करने में उनको आसानी होती है। और ऐसा देखा गया है अक्सर, अगर आप देखिए कुछ लोग हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, उनकी जो टॉक्स हैं बहुत इम्प्रेसिव होती हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बिजनेस पर्सन्स हैं, जो मार्केटिंग में जो व्यक्ति हैं, या कह लें जो नेता मंत्री हैं, तो अक्सर देखा गया है कि उनमें जो ये बहिर्मुखी जो ये जो ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के, वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में। व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं, जैसा कि पीछे हमने ऑलपोर्ट की परिभाषा में ये देखा था। दूसरा है किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में जो है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति में जो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उससे मुख्य रूप से उससे हमें उस व्यक्तित्व के बारे में उस व्यक्ति के पता चलता है। व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आसानी से समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व जो है वो गतिशील या गत्यात्मक है, यानी कुछ विशेषताएं हैं जो आंतरिक या बाह्य परिस्थितियों के कारण परिवर्तित हो सकती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं व्यक्तियों में, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं वातावरणीय कारक। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रमुख या कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में। आदत यानी हैबिट। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं कहीं ना कहीं हम वैसा ही करते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य हमारी हैबिट या आदत बन जाता है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें हो सकती हैं। आगे जाके यही आदतें हैं जो हमारी पहचान बनाती हैं। अच्छा, आदतें जो है वो अच्छी बुरी दोनों तरह की, जैसे हमने बोला कि हो सकती हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति की हो सकता है आदत हो झूठ बोलना या बहस करना, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि इस प्रकार की आदतें हम विकसित ना करें, क्योंकि ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधक होती है। हमें अपने अंदर अच्छी आदतों को का विकास करना चाहिए। अगला है स्वभाव या टेम्परामेंट। कोई भी आदत जब हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, मतलब बार बार जो हमारी लाइफ में अकर होती है, तब वह हमारे स्वभाव का रूप ले लेती है।
जैसे हम कहते हैं कि किसी का स्वभाव बहुत विनम्र है या कोई व्यक्ति बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, किसी का व्यवहार बहुत रूड है, तो व्यक्ति के व्यवहार से उसके स्वभाव का पता चलता है। अगला शब्द है शील गुण यानी ट्रेट। यह व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका होता है, यानी स्टेबल, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अगला है स्ववृत्ति या डिस्पोजिशन। किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति डिस्पोजिशन कहलाती है। एक और शब्द है सेल्फ अवेयरनेस या स्व जागरूकता। स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अपनी स्थिति का जो ज्ञान है वो बहुत आवश्यक है। यानी कि स्व जागरूकता यानी कि हम अपने बारे में कितने जागरूक हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कितना उसके बारे में पता है, हमारी क्या रोल्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज में, उसको जानना और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जो है वो जीवन में बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे एक संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं या एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी क्या होती है। जैसा भी हमने बात किया स्व जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी लिमिटेशन, स्ट्रेंथ्स, क्वालिटीज़, हम अपनी फीलिंग्स के बारे में जागरूक हों। अगला है अपनी क्षमताओं और कमियों को स्वीकार करना या सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना और समझना। और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ वह व्यक्ति जो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होता है, पास्ट और फ्यूचर में वो नहीं जीता, वो प्रेजेंट में जो जैसे आता है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। एक जो बैलेंस्ड पर्सन देखा गया है उसमें सोशबिलिटी का गुण होता है, समायोजन यानी एडजस्टेबिलिटी का गुण होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्वयं को ढालना। फिर है नेक्स्ट है दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर, और जीवन में एक सार्थक उद्देश्य होता है, यानी कि एक पर्पसफुलनेस है लाइफ में। ऐसा एक संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, इन्हें हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक है जैविक कारक या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, अगला है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, और तीसरा है वातावरणीय यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। जैविक या बायोलॉजिकल कारण जैसे हमारी हेरिडिटी हो गई, वंशानुक्रम, बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, हमारा फिजिक या शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण यानी जैसे हो गया किसी व्यक्ति की मेंटल फंक्शनिंग, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटरेस्ट, रुचि, एप्टीट्यूड, किसी व्यक्ति का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन या एस्पिरेशन कैसा है, विल पावर कैसा है व्यक्ति का। फिर इमोशनल मेकअप, इमोशंस को कैसे वो व्यक्ति जो है वो रेगुलेट करता है, समझता है अपने और दूसरों के इमोशंस को। टेम्परामेंट। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। डीएलएड के सिलेबस में आपके इस पेपर में वातावरणीय या एनवायरमेंटल जो कारक हैं उसके वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम उसे समझने का डिटेल में थोड़ा प्रयास करेंगे। जो सामाजिक वातावरण है, हम सभी जो हैं किसी न किसी समाज में रहते हैं, समाज में लोगों के साथ हमारा इंटरैक्शन होता है, समाज के तौर तरीके जो हैं हम वातावरण में रह के सीखते हैं। और वातावरण क्या है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से। तो जो सामाजिक वातावरण है उसको हम 4 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। वातावरण में एक तो हो गया सामाजिक वातावरण, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण, तीसरा है व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि, और चौथा है वातावरण से संबंधित अन्य कारक। पहला है सामाजिक वातावरण। हम सभी, जैसा हमने बात की, हम सभी एक समाज में रहते हैं और लोगों के साथ हमारा इंटरैक्शन है, और समाज जो है वो एक रिश्तों का ताना बाना है।
तो एक व्यक्ति या एक बच्चा सबसे पहले वो एक उसे घर और परिवार का वातावरण मिलता है। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो एक फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स में जाके स्कूल में एडमिशन लेता है और उसे एक फॉर्मल सेटअप मिलता है एजुकेशन का। तो विद्यालय का वातावरण, फिर है समूह यानी जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, उसका जो प्रभाव कैसे पड़ता है और चौथा है नेबरहुड या पड़ोस का वातावरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर और परिवार के वातावरण। इसमें सबसे पहले आते हैं व्यक्ति के माता-पिता कि उनकी शिक्षा, उनका व्यवहार किस प्रकार का है और उनका कह लें कि किस प्रकार से दूसरों के साथ वो रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं। उनका आपसी बाकी परिवार के सदस्यों का आपस में कैसा सबका संबंध है। तो माता-पिता का बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसमें एक मुख्य बात आती है कि बच्चों का लालन-पालन या किस प्रकार से किया गया है। डायना बॉमरिन नामक एक मनोविज्ञानी हुई हैं। उन्होंने 4 प्रकार की पालन-पोषण की विधियाँ या पेरेंटिंग स्टाइल्स बताए। माता-पिता जो हैं बच्चों को अलग-अलग उनके पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, अलग-अलग प्रकार से उनका पालन-पोषण करते हैं। जैसे कुछ माता-पिता हैं वो बहुत ही उनका अधिकारवादी या डोमिनेंट उनका अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो होता है। वो उनके कुछ स्थापित नियम होते हैं घरों में और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उनका सख्ती से पालन करें। वो बिल्कुल भी बच्चों की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान नहीं देते और सेंसिटिव नहीं होते हैं उनकी नीड्स को लेके। तो ऐसे बच्चों में कहीं न कहीं एक आत्मसम्मान की भावना जो है वो विकसित नहीं हो पाती। फिर एक है प्रोटेक्टिव। कभी-कभी होता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव या अति संरक्षणवादी एनवायरनमेंट मिलता है। बच्चों को ऐसे जो माता-पिता हैं बच्चों को वो उचित अवसर नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा लाड-प्यार में रखते हैं। तो ऐसे बच्चे चुनौतियाँ स्वीकार करने में डरते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। इसके अलावा एक पेरेंटिंग स्टाइल है स्वीकृत या एक्सेप्टिंग। ऐसे माता-पिता बच्चों के साथ प्रेम से रहते हैं, उनके प्रति स्नेह होता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को जिन बच्चों का पालन-पोषण होता है, उनका कहीं न कहीं एक संतुलित व्यक्तित्व जो है वो बनता है और वो उनके अंदर बहुत सारी अच्छी सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। और एक और पेरेंटिंग स्टाइल है वो है तिरस्कृत या नेग्लेक्टेड या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ऐसे माता-पिता बच्चों की नीड्स को लेके बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं। घरों में लड़ाई-झगड़ा होता है, तो बच्चे में से हीन भावना और असुरक्षा की भावना आ जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि आगे जाके ऐसे बच्चे बाल अपराधी भी बन सकते हैं। अब सामाजिक वातावरण में जो हम घर और पारिवारिक वातावरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें परिवार का में जो बच्चों की संख्या और उनका जन्म क्रम कैसा है, ये भी एक ध्यान देने वाला बिंदु है कि बच्चे के घर पे कितने भाई-बहन हैं और परिवार में वो पहला बच्चा है, सबसे छोटा है या बीच का बच्चा है। फिर बात होती है पारिवारिक संरचना की, परिवार एकाकी है या संयुक्त परिवार है और परिवार के मूल्य, आदर्श ये सभी व्यक्ति का जाने-अनजाने में बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। अगला है पॉइंट है पास-पड़ोस का वातावरण और समुदाय। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने आस-पड़ोस के लोगों से संबंध स्थापित करने लगता है। अन्य बच्चों के साथ खेलना, जिस समुदाय या कम्युनिटी में बच्चा रह रहा है, उनके अनुसार उसका खान-पान, बोलना-चालना, अन्य गतिविधियाँ, रहन-सहन और भाषा उस प्रकार की डेवलप होती है। तो जो ये नेबरहुड है या पास-पड़ोस है, वो व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायक होता है। अगला है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के आदर्श, मूल्य, अनुशासन, विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है, उसकी शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की हैं? किस प्रकार की करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेल-कूद है। तो ये सभी अगर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में हो रही हैं, तो एक बच्चे को अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक होती हैं, व्यक्तित्व को निखारती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यापक का व्यवहार। कैसा अध्यापक का व्यवहार, मूल्य, चरित्र कैसा है? क्या वो क्लास में एक डेमोक्रेटिक या एक प्रजातांत्रिक वातावरण बना पाता है या उसका एक ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट है?
टीचिंग लर्निंग मेथड्स किस प्रकार के हैं, क्या टीचर डिस्कशन या डायलॉग की अपॉर्चुनिटीज क्लास में प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं साथ ही साथ सहपाठी यानी जो क्लासमेट्स हैं बच्चों के, वो भी बच्चों की पर्सनालिटी पे असर डालते हैं। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप, यानी जब हमने बात की कि साथी सहपाठी बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, उनके हम उम्र जो सदस्य होते हैं साथी, हम कहते हैं कि संगति का किसी व्यक्ति पर बहुत असर पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व विकास की अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों की अलग अलग अपने हम उम्र लोगों बच्चों के साथ दोस्ती होती है, तो उनके साथ रह के बच्चों के अंदर कुछ सामाजिक गुण और साथ ही साथ सामाजिक अवगुण भी विकसित होते हैं। बच्चे जो है अन्य बच्चों के साथ इंटरेक्शन के द्वारा वो बहुत सारी सोशल स्किल्स उनमें डेवलप होती हैं, जैसे सहयोग की भावना, त्याग, सद्भावना, प्रेम, सहनशीलता, इस प्रकार के नेतृत्व, प्रतियोगिता, और ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हम लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं, इस प्रकार के सोशल स्किल्स बच्चों में डेवलप होती हैं। इसके साथ लेकिन हमने ये भी बात की कि बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ अवगुण भी डेवलप हो सकते हैं, जिसपे माता पिता और टीचर्स को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो क्योंकि हमारा जो सोच विचार व्यवहार जो मूल्य हैं, दूसरों के साथ मिलकर जो ये सामंजस्य बनाना, सब मिलकर ही हमारा व्यक्तित्व बनाता है। वातावरणीय कारक में पहला हो गया सामाजिक वातावरण। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण। हम सभी एक सांस्कृतिक परिवेश में पैदा होते हैं। कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं, नियम, आचरण, मूल्य, आचार विचार, खान पान और वस्त्र, तो बचपन से ही जो हम कहते हैं कि ये सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जो जीवन दर्शन या मूल्य है। जैसे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तो ये हमारा एक सांस्कृतिक वातावरण है। तीसरी बात है आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चा किस बस्ती, मोहल्ले, कॉलोनी, अपार्टमेंट कहाँ से आ रहा है, ये शब्द ही अपने आप में बताते हैं कि बच्चे का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो क्या है। बच्चे का जो परिवार है वो उच्च, निम्न या मध्यम वर्ग का हो सकता है। तो बच्चा जो भी बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, वैसे ही उसको आस पड़ोस मिलता है, वैसे ही उसकी मित्र मंडली बनती है, ऐसा नॉर्मली होता है। तो फिर समाज में वो वैसे ही लोगों के साथ उठता बैठता है। तो इसका बच्चा किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा है, उसका उसके व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है वातावरण से संबंधित अन्य कारक, जैसे सूचना और मनोरंजन के साधन हैं, साहित्यिक और ललित कलाओं की संस्थाएं, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, खेल कूद के अवसर या अन्य क्रियाकलाप, ये सभी साधन और अवसर बच्चों को कितने मिल पाते हैं। ये सभी, क्योंकि सभी चीजें व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। सामाजिक सोशल क्लब्स हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं। तो वातावरण की हमने देखा कि व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका होती है, चाहे वो उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण हो या वातावरण संबंधी अन्य कारक। तो अब हम देखेंगे जो सारांश अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई। हमने आत्म के बारे में देखा, आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ, ऑलपोर्ट की परिभाषा एवं अन्य परिभाषाएं, व्यक्तित्व के प्रकार कार्ल यूंग के अनुसार, फिर व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व से संबंधित कुछ शब्द हमने देखे जैसे हैबिट है, टेम्परामेंट, ट्रेट, एक बैलेंस पर्सनालिटी, संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से मुख्य थे वातावरण संबंधी कारक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। धन्यवाद।